एवरीवन। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है बच्चे, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था कि पहले दो लेक्चर्स जो हम लोगों ने रखे थे वो रखे थे प्योरली ऑन कैलकुलेशन पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट यू कैन से, जहां पर हम लोगों ने समझा टाइप्स को कि क्या क्या चीजें हम लोगों को समझनी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, और कैलकुलेशन के टाइप्स को देखा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है दैट इज सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑल्दो आप सभी ने कभी ना कभी स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा, है ना। पर यहाँ पर यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर या कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोगों का रहेगा सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन पर जाने से पहले हम लोग, सिंप्लीफिकेशन का एक ही बेसिक है बच्चों, दैट इज बोर्ड मास। आई गेस जिसको आप सभी जानते हो, है ना। वैसे तो ये वी बोर्ड मास होता है, बट अपना काम बोर्ड मास के बजाय बोर्ड मास से भी चल जाएगा। यहाँ पर जो भी होता है वो वेक्यूलम के लिए यूज होता है, जिसकी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हमें जो जरूरत पड़ने वाली है दैट इज बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो बोर्ड मास की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। और वी ऑल नो कि हमारे पास तीन तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। द सेकंड वन इज कर्ली वन एंड द लास्ट वन इज दिस वन। तो हम लोग ब्रैकेट्स को भी इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। ये पहली है तो इसे पहले नंबर पर, ये दूसरी है एंड दैट इज द लास्ट वन, तो इसे इसी ऑर्डर में सॉल्व किया जाएगा। चलिए, O स्टैंड्स फॉर ऑफ। अब ऑफ जो होता है वो किसी भी पार्ट को या किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1/3 ऑफ 60। ऑफ का बेसिक मतलब होता मल्टीप्लीकेशन ही है बच्चों। बस ओ वाला जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि ऑफ है, ये डिवीजन से पहले सोल्व किया जाता है। तो इसे हम लोग डिवीजन से पहले सोल्व करते हैं बच्चों। तो जैसे 1/3 ऑफ 60 है तो जाएगा 1/3 इंटू 60 एंड दैट कम्स आउट टू बी 20। इसका मतलब ये 20 हो जाएगा। डी, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। आई गेस डिवीजन का मतलब हम सारे जानते हैं, है ना, डिवाइड करना। एम, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की दो है, ऑफ भी मल्टीप्लीकेशन को ही रिप्रेजेंट करती है और एम तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ही यूज होता है। बट हमने क्या समझना है कि जो ऑफ वाली मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन से पहले, और जो इनटू वाली मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन के बाद यूज की जाती है। ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड द एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप किसी भी ऑर्डर में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस बोर्ड मास बोलने में अच्छा लगता है तो वहां पर ये एस लिखा जाता है। तो ये हल्का सा बेसिक है बोर्ड मास का, जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखना है थ्रू आउट द सिंप्लीफिकेशन। अगर इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारे गलती के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एक सेकंड। थैंक यू सो मच। डन, ठीक है। हाँ जी, व्हाइट कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो यू कैन से कि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बोर्ड मास का एडिशन सब्ट्रैक्शन पर यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा चैलेंजिंग करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है कि पॉइंट्स में डाटा ले आया है। ठीक है, अब पॉइंट्स में डाटा तो पहले पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखो यहाँ कितने पॉइंट्स है, दो दो पॉइंट्स है सभी जगह। तो जब सारी जगह दो पॉइंट्स हैं तो सभी के डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए। या अगर हम इन्हें एक लाइन में लिखकर, जैसा स्कूल लेवल पर करते थे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखकर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, ऐसा कुछ भी करेंगे तो भी पॉइंट सारे एक लाइन में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब कभी नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो हम लोग उसे थ्रू आउट द कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं और लास्ट में जाकर के हम लोग उसे डायरेक्ट फिल कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर भी दो पॉइंट है तो अभी मैं सभी में दो पॉइंट्स मानकर नहीं चलता हूं, मैं मानता हूं यहाँ कोई पॉइंट नहीं है और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वहां पर पीछे से दो पॉइंट हम लोग फिर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले लेक्चर में थोड़ा सा समझा था कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली हम लोगों को ये निकालना है, तो ये 21.92 जो है जिसे अभी हम लोग 2192 मानने वाले हैं,
वो इक्वल टू से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि हमारा काम जो है वो यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है, तो हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। इसको देखो, दैट इज 6 + 4 10, 10 - 3 7 - 2 5। तो यहां से एक कंफर्म हो गया है कि अपने आंसर के पीछे 5 आना चाहिए। अब अगर आंसर के पीछे 5 आना चाहिए तो ए एंड बी कांट बी आंसर, तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते हैं बच्चों। हाँ? हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शनल अप्रोचेस भी समझेंगे और तो इसको पूरा सोल्व करना भी सीखें। ठीक, फिर आगे देखो, फिर 10th प्लेस पर चलेंगे, दैट इज 3 + 9 12, 12 - 9 3, 3 - 5। अब 3 - 5 कैसे करें भाई, ये तो -2 आ जाएगा। तो 3 - 5 जब नहीं होता तो हम लोग आगे से कैरी लेते हैं, दैट विल बी 13 - 5 विच इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो आंसर होगा वहां पर 5 से पहले 8 आना चाहिए। अब देखो दो ही ऑप्शन बचे थे, यहाँ तो 7 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन डी। तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आप लोग बच्चे उसको पूरा बेसिक मैनर में लिखकर नहीं करोगे, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का करने वाला है ना। तो हम लोग डायरेक्ट उसको यूनिट प्लेस 10th प्लेस से एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा देंगे। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? अगर कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो, नहीं तो फिर मैं मानकर चलूंगा कि ये क्लियर है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहां पर है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है तो कुछ एक पार्ट तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का सीखा है, और जैसे जैसे क्वेश्चंस के बीच में कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहेगा मैं आपको वहां पर वो करवाता रहूंगा। देखो यहाँ पर एक तो है मल्टीप्लिकेशन विद 5, आपको याद होगा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन विद 5 पढ़ा था। अभी 24 × 16 है। अब 24 × 16 जल्दी से कैसे करना है, कितने सारे तरीके हो सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं। देखो 24 × 16 में एक तो हम लोग वो जो 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन सीखी थी वो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, 4 × 6, याद होगा वहां पर यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करते थे, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और तीसरे स्टेप में 10th प्लेस की मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ था। तो यहाँ देखो 4 × 6 24, 24 का 4, 2 विल बी कैरी। सेकेंड स्टेप में 4 × 1 4 एंड 6 × 2 12, 4 + 12 16, और जो 2 कैरी था दैट इज 8, 1 कैरी, देन 2 × 1 2 + 1 जो कैरी था 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 380। एक तरीका ये हो सकता है जो हम लोगों ने 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन लगानी है, वो डिपेंड करता है आप लोगों पर। अगर किसी बच्चे के टेबल्स, देखो मैंने आपको एक टास्क 20 तक टेबल का भी दिया था, अगर किसी बच्चे के टेबल्स अच्छे हैं तो मैं बोलूंगा कि भाई आप डायरेक्ट टेबल्स के साथ जाइएगा। 16 × 4 64, 64 का 4 आ गया है, 6 विल बी कैरी, एंड द लास्ट वन 16 × 2 32, और 6 कैरी था, 32 + 6 विल बी 38। तो 16 × 4 64 का 4 आ गया, 6 कैरी गया है, और 16 × 2 32, और 6 कैरी जो था 38। तो फाइनल आंसर आ गया 384। ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अच्छा भी सीखते हैं हम लोग, इसके अलावा भी सीखते हैं। देखो 24 × 16 ये एक पैटर्न कैलकुलेशन का भी पार्ट है। पैटर्न कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न है जो इस कैलकुलेशन के पीछे पार्ट काम कर रहा है, और वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसको पढ़ा भी है। देखो 24 और 16, 24 कैन बी रिटन एज 20 + 4 एंड 16 कैन बी रिटन एज 20 - 4। अभी एक बेसिक फॉर्मेशन बन जाती है जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पर भी पढ़ी होगी, दैट इज a + b into a - b। तो a + b into a - b that must be equal to a² - b², है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखो, मैंने आपको 25 तक स्केयर भी याद करने के लिए दिए थे, उनके लिए भी हेल्प ले सकते हैं। 20 का स्केयर विल बी 400, और 4 का स्केयर विल बी 16, तो 400 - 16 विल बी 380। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं 24 × 16 को जल्दी से मल्टीप्लाई करने के। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 384। चलिए अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट को सोल्व करना सीखा है, अब हम लोग पूरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट का मतलब
कि जो पॉइंट है उससे पहले कितने डिजिट है, एक, यहाँ पर भी कितने पॉइंट है, एक, और यहाँ कितने पॉइंट है, दो। तो अल्टीमेटली 1 एंड 1 2 एंड 2 4, टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। अभी हम लोग पॉइंट्स को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, लास्ट में देख लेंगे। तो देखो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 गुना 16 कितना आ गया है, 384, और गुना में 5। याद है ना हम लोगों ने 5 से गुना करना सीखा था, जल्दी से किसको हाफ कर देते हैं, 38 का हाफ विल बी 19 और 4 का हाफ विल बी 2। तो ये बन गया 192। अब मुद्दा है कि भाई यहाँ तो 2-3 ऑप्शंस में 192 देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर पॉइंट्स कैसे काम करने वाले। देखो एक पॉइंट इसका बच्चों, एक इसका और दो इसके, कुल मिलाकर 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट का मतलब कि पॉइंट से पहले 4 डिजिट होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 है, 9 है, 1 है, 3 ही डिजिट है, एक हमें लिखनी पड़ेगी और एक आगे। तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 0 पॉइंट, सॉरी, अच्छा यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, माइट बी टाइपिंग एरर रहा होगा, आंसर विल बी 0.019। अच्छा नहीं, हम लोग यहाँ पर गलती कर गए छोटी सी, 384 इंटू 5 करेंगे तो 1920 आ जाएगा ना बच्चों, जीरो तो हमने शिफ्ट ही नहीं किया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 192/1000 विच इज इक्वल टू 0.192, दैट इज ऑप्शन ए। ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो हम लोगों का मेन मोटिव सिर्फ अभी क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अराउंड जितने भी कैलकुलेशन पार्ट हम लोग सीख सकते हैं वो सारा पार्ट हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने a+b इंटू a-b वाला कैलकुलेशन पार्ट सीखा और थोड़ी सी पॉइंट्स की नॉलेज। डन विद द सेकंड क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार कंफर्म कर दीजिए बच्चों। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 8080 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 8। अब हमने बोर्ड मास में ये तो समझ लिया कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवीजन सोल्व होता है, बट यहां पर आपके पास प्योरली डिवीजन है। अब मुद्दा ये है कि डिवीजन सोल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ तो दो डिवीजन है। देखो 8080 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 8। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे या पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में आंसर अलग अलग आने वाला है। तो एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, पर एग्जामिनर एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पर घुमा सकता है, थोड़ा सा तंग कर सकता है। क्योंकि देखो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। अगर मैं 80 पहले इसको सोल्व करने की सोचता हूँ तो 80 डिवाइड बाई 80 आएगा, 0 से 0 कट गया, तो 808 डिवाइड बाई 8 दैट विल बी 101, और फिर 101 को 8 से डिवाइड करेंगे, एक तरीका ये होगा। या कोई बच्चा बोले कि सर हम पहले इसको डिवाइड कर लेते, तो 80 डिवाइड बाई 8 दैट विल बी 10, इस पूरे की जगह 10 आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 8080 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया तो आंसर आएगा 808। और एग्जामिनर दोनों ही डालेगा ऑप्शन में, देखो ये भी डाला है और वहां से जो बनना चाहिए वो भी इसमें है ना। तो हमने ये तो समझ लिया कि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से डिवीजन पे कब आएगी, मल्टीप्लिकेशन कब आएगा, एडिशन कब आएगा, सब्ट्रैक्शन कब आएगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर दो डिवीजन आ जाए तो उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको कभी भी एक क्वेश्चन में एक साथ दो या दो से ज्यादा डिविजन्स देखने के लिए मिले, अभी तो 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 भी कर सकता है एग्जामिनर, इसके पीछे है ना, कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना। या फिर हम लोगों ने स्कूल में एक बड़ा प्यारा सा बेसिक पढ़ा था इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, अगर याद है, कि जिस भी नंबर से डिवाइड करना होता है उसे रेसिप्रोकल कर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो आप 8080 इंटू 1/80 इंटू 1/8 भी कर सकते हो, पर अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक आप लोगों को अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा डिवीजन है, दो है, तीन है, चार है, कितने भी डिवीजन क्यों ना एक क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली, तो हम लोग उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 8080 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी 101, तो ये बन गया 101। अब 101 को हम लोगों ने किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर देखिए अगर टेबल्स अच्छे हैं तो आप लोग इसको बड़ी जल्दी से कर लेंगे। अच्छा देखो 8 इंटू 12 कितना होता है, 96। तो पहली बात तो आंसर होना चाहिए 12 पॉइंट समथिंग, और अपने पास एक ही ऑप्शन है 12 वाला, तो आंसर विल बी 12.625।
नहीं तो अब आगे 5 बच जाएगा, 5/8 की वैल्यू आप लोग आगे परसेंटेज में पढ़ोगे, दैट इज 625। तो फाइनल आंसर है 12.625। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझनी थी वो ये है कि अगर दो से ज्यादा डिविजन्स हैं या दो डिविजन्स हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, क्लियर है थर्ड क्वेश्चन? चलिए आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3.5 इंटू 48 डिवाइड बाय 1/5। अच्छा चलो देखो 3.5 48 डिवाइड बाय 1/5। अब हमने क्या समझा था थोड़ी देर पहले कि हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है पहले, है ना? तो अभी 3.5 को हम भूल जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। अब देखो 1.5 से डिवाइड करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है ना? अच्छा एक बात समझो, 1.5 साधारण से शब्दों में इसका मतलब क्या होता है, एक और आधा, है ना, जिसको हम लोग हिंदी या पंजाबी में 1.5 भी बोल देते हैं। तो 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2 और नॉट? 1/5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं ना बच्चों? चलो तो हम लोग यहाँ पर 1.5 की जगह 3/2 कर देते हैं। चलो, और अभी थोड़ा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये भी समझा कि स्कूल में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिससे डिवाइड करना होता है, अगर मान लो 2 से डिवाइड करना है तो उल्टा कर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3 2 है तो हम इसे रिवर्स कर देते हैं, इंटू 2/3 कर देते हैं बच्चों, अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने इसको ऐसा किया तो देखो 3 के केस पर कैंसिल आउट हुआ 16, तो 16 गुना 3 कितना हो गया, 32। तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर 32 आ गया और बाहर तो 3.5 है ऐसा। तो बन गया 3.5 इंटू 32। अब वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर जो लगाई, 1.5 को क्या लिख देते हैं, 3/2। तो ऐसे ही 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3.5 है, 3.5 किसका आधा होता है, 7 का ना, तो हम इसे 7/2 लिख देंगे। तो बन जाएगा 7/2 इंटू 32, और 2 के केस पर गया 16, तो आंसर विल बी 16 इंटू 7। और 16 इंटू 7 आपको याद होना चाहिए क्योंकि टेबल्स की बात है। अच्छा अगर नहीं भी आता तो ये देखो 16 इंटू 7 वैसे तो 112 होता है बच्चों, अगर नहीं भी आता तो 7 गुना 6 42, तो 42 का 2 यूनिट प्लेस पर 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में पड़ा है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस में होगा तो हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ने वाली है, अभी नहीं था तो हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या समझा कि कहीं पर भी 1.5 2.5 3.5 ऐसा कुछ आ जाए ना, तो 1.5 को क्या लिख देंगे 3/2, 2.5 को 5/2, 3.5 को 7/2। अगर वो डिवीजन में है तो उसे उल्टा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सीधा मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे हम लोग। डन विद दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन में इन्वॉल्वमेंट शुरू की है मैंने परसेंटेज की, जो सिंप्लीफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कीज में से एक है कि परसेंटेज तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा अगर सिंप्लीफिकेशन को अच्छा करना है तो, ठीक। तो ऑल्दो कुछ एक बच्चे इसको बेसिक से निकालने में जाएंगे, पर हम लोग यहाँ पर पहले सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज को पढ़ेंगे, जल्दी से कैसे निकालते हैं या क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है। तो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, अभी हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज होता क्या है ना, देखो परसेंटेज आप लोगों का बना है एक शब्द से, दैट इज पर सेंचुरी। और पर सेंचुरी, सेंचुरी माने भाई सेंचुरी क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट में कि सचिन ने सेंचुरी लगा दी है, तो सेंचुरी होती है 100 सालों की। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करता हूं दैट इज प्रतिशत, और शत का मतलब क्या होता है फिर से 100। जैसे बोलते हैं कि शतक लगा दिया है या शत शत नमन या शताब्दी, ये सारे जो शब्द हैं ये शत से ही बने हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 के रिस्पेक्ट में, और यू कैन से समथिंग इज आउट ऑफ 100। अच्छा आप लोग देखोगे तो परसेंटेज का साइन 100 से ही बनता है ना, एक जीरो को इधर ले गए, 1 को टिल्ट कर दिया गया, दैट्स इट। तो परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों समथिंग इज आउट ऑफ 100, ठीक। अब जब भी परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन है 28% ऑफ 150, एक तरीका तो ये हो सकता है कि 28 है और जहां परसेंटेज है उसकी जगह 1/100 कर दो इंटू 150। बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक। पर यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक दो अच्छी अच्छी बातें सिखानी।
चलो देखो वो क्या है, बेसिक तो आप सभी बना ही लोगे, है ना। अच्छा देखो, मान लो एक नंबर है 240, कोई कंप्लीट वैल्यू है 240। अगर मैं बोलूं कि इसका 10% निकालो, तो 10% ऑफ 240 कितना होगा? तो 10% देखो, 240 जो है यहाँ पर पूर्ण नंबर है, यानी कि 100% की वैल्यू है 240। तो अगर 10% की बात करेंगे तो दोनों तरफ जीरो कम कर दिया गया है, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। और फिर 1% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? वो 2.4 होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग 10% की वैल्यू सीधा सीधा क्या कर दे, जीरो हटा ले 24। अब यहां पर देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसी क्वेश्चन को लेकर के आ जाएगा फाइंड 11% ऑफ 240। तो अगर क्वेश्चन आ गया है फाइंड 11% ऑफ 240, यहां तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए भी जा सकते हैं, बट यहां पर पार्टीशन मेथड बहुत जरूरी है। पार्टीशन मेथड हम लोगों ने पहले हल्का सा डिस्कस किया था कि 11% को हम लोग 10% और 1% लिखना नहीं है, ये मुझे लिख रहा है आपको समझाने के लिए, आप तो डायरेक्ट इसको माइंड में करने वाले हो कि हम 11% को 10% और 1% मान सकते हैं। तो देखो 10% कितना हो जाएगा इसका? 24। और 1% कितना हो जाएगा? 2.4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 26.4। तो 11% 240 का कितना होता है बच्चों? 26.4। अगर यहाँ पर 11% ना पूछकर, मान लो यहाँ पर पूछा जाता है, या पहले 11% का एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो क्वेश्चन आता फाइंड 11% ऑफ 350, ऐसा कुछ। तो हम लोग क्या कर सकते थे बच्चों, 11% को फिर से क्या सोच लेंगे, 10 और 1, इसका 10% कितना होगा? 35। और इसका 1% कितना होगा बच्चों? 3.5। टोटल कितना बन जाएगा? 38.5। ये छोटी छोटी बातें जब आप लोग सीखोगे तो आप लोग कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ा सकते हो, एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को बना सकते हो। अब हम तो यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर 11% की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 11% ही पूछा जाएगा, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ 11% ना पूछकर बच्चों 12% पूछ लिया, तो कोई बात नहीं। आप 12 के लिए क्या करोगे? 10+1, सॉरी 10+2, 11 के लिए 10+1 कर रहे थे, तो इसका 10% तो आपको पता है 35 है। 1% कितना है इसका? 3.5। तो 3.5 का डबल कर दिया जाएगा, दैट विल बी 7। 35 + 7 विल बी 42। तो 12% की वैल्यू हो जाएगी 42। ऐसा हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब मान लो एक और एग्जांपल देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया है फाइंड 21% ऑफ 420। भाई 21% निकालिए। अब 21% निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 20% और 1%, है ना। अच्छा इसका 10% कितना होना चाहिए? 42। और 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 84। ये आ गई है 20% की वैल्यू। और 1% कितना होना चाहिए इसका? 4.2। तो 84 और 4 88.2। क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 88.2। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दैट इज योर पार्टीशन मेथड। जरूरी नहीं है कि पार्टीशन मेथड ही लगाना है, डिपेंड करता है एग्जामिनर की इच्छा क्या है या क्वेश्चन की नेचर क्या है, वहां पर पार्टीशन छुपा है कि नहीं छुपा है। ठीक है। अच्छा यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। जैसे यहाँ पर पूछा गया 28% ऑफ 150, हमें 28% निकालना है 150 का। तो 28% के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 20 और 8 तो बहुत लेंथी होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर रिवर्स में भी तो आ सकते हैं, 30% - 2% कर सकते हैं बच्चों। तो इसका 10% कितना होता है? 15। अगर 10% 15 है तो 30% 3 गुना कितना हो जाएगा? 45। अच्छा 2% घटाना, इसका 1% कितना होना चाहिए था? 1.5। अगर 1% 1.5 है तो 2% कितना होना चाहिए? 1.5 का डबल, दैट इज 3। तो ये बन जाएगा 45 - 3, दैट इज 42। तो इस पहले पार्ट का जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए 42। हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज योर पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड समझ में आ गया अच्छे से? ठीक। पार्टीशन में बड़े वैल्यूज के लिए भी आप लोग जा सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाया है कि 51% निकालो 260 का, तो 51% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50% और 1%। इसका 50% कितना होगा बच्चों? 130। और 1% कितना होगा? 2.6।
फाइनल विल बी 132.132.6 ऐसा कुछ। तो सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के लिए एक तो आपको पार्टीशन मेथड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, वो लग जाता है बहुत सारे केसेस में, है ना। आप चाहो तो सारे केसेस में भी लगा सकते हो, बस कुछ एक केसेस में वो लेंथी हो जाता है, या कुछ और प्रॉपर्टीज छोटी छोटी हम लोगों को आनी चाहिए। चलो आगे कहीं प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, हालांकि यहाँ पर एक पार्ट में पढ़ रही है, मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसको। यह 28% ऑफ 50। अच्छा एक बात समझो, सॉरी 150। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड कर लूं, ठीक है, क्या कर लूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को 15% ऑफ 280 कर लूं, देखो कैसे कर पा रहा हूं मैंने ये परसेंटेज उठाकर यहां पर लिख दी और ये जीरो उठाकर यहां पर लिख दिया, यानी कि परसेंटेज और जीरो को रिप्लेस कर दिया आपस में, तो मेरा क्वेश्चन बन गया 15% ऑफ 280। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या सर हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो भाई आंसर है यस, हम इसको ऐसा चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, पहले कारण समझना पड़ेगा। देखो इसके इक्वेशनल फॉर्म की बात करते हैं, 28% का मतलब समथिंग इज आउट ऑफ 100, ऑफ का मतलब इंटू 150, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है 15% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इंटू 280। अब यहाँ देखो ना, हमें पता है कि जीरो मल्टीप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं डालती, वो चाहे पहले नंबर के साथ हो चाहे दूसरे नंबर के साथ हो। डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय 100 दोनों तरफ है, 15 दोनों तरफ है, 28 दोनों तरफ है, और एक जीरो, तो हम इसको इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। पर ऐसे शिफ्ट करने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बच्चों 15% 280 का जल्दी से निकालना चाहते हैं। कैसे, 280 का 10% कितना होगा, दैट विल बी 28। 10% निकालने के लिए पीछे से जीरो खत्म कर देते हैं बच्चे, है ना। और अगर 10% की वैल्यू 28 है तो 5% कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो 28 और 14 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 42। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ पहला पार्ट सोल्व किया है, जिसका आंसर आ गया 42, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है 24% ऑफ 350, है ना। तो यहां पर फिर से आप लोगों की इच्छा है, आप लोग इसको कैसे मोल्ड कर सकते हो, हम लोग इसे मोल्ड कर सकते हैं 35% ऑफ 240 के हिसाब से। जीरो और परसेंटेज को फिर से चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो 35% है, 35% निकालना आसान है। कैसे, 30 + 5, ये लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखना। इसका 10% कितना होगा, 24, तो 24 इंटू 3, 30% आ जाएगा 7। और इसका 10% 24 होगा तो 5% कितना हो जाएगा, आधा, तो 24 का आधा कितना होता है, 12, तो ये बन जाएगा 84। तो पहला पार्ट था 42, दूसरा पार्ट है 84, तो 24 + 82 विल बी 126। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 126। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सही बच्चों को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर फिर से क्वेश्चन है परसेंटेज को लेकर के, क्वेश्चन है 27% (510) प्लस समथिंग इज इक्वल टू 66.3। तो आपको ये डाटा निकालना है कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कि हमें 27% ऑफ 510 निकालकर उधर ले जाना पड़ेगा और उसे उधर ले जाकर माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब 27% निकालने की आपकी देख लेते हैं कि क्या क्या अप्रोच हो सकती है। एक तरीका तो हो सकता है कि 25 के लिए हम लोग 25 + 2% पर चले। अब 25 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 25% निकालना आसान होता है। क्यों आसान होता है बच्चों, 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखो 510 को आप लोग 4 से डिवाइड कर दो तो आपकी 25% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया है 127.5। 510 को 4 से डिवाइड किया तो 25% आ गया, दैट इज 127.5। अभी 25% निकालना, 2% और निकालना। अच्छा 510 का 1% कितना होना चाहिए था, 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना, जीरो कैंसिल हो गया और एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो 1% होना चाहिए 5.1। अगर 1% 5.1 है तो 2% कितना हो जाएगा, 10.2। तो 127 + 10 दैट इज 137.7
प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 266.3। और हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को दूसरे एंड पर ले जाएंगे, 137.7 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने समझा था नंबर ऑफ डेसिमल्स बराबर हो तो डायरेक्ट घटा देते हैं, है ना। तो बस कुछ भी नहीं करना, देखो 3 में से 7 तो नहीं जाएंगे, तो 13 में से 7 गए 6। 13 में से 7 जाने का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कैरी ले लिया, यहाँ कितना बच गया 5। तो 5 में से 7 फिर से नहीं जाएंगे, तो 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर फिर कम हो गया। तो 6 में से 1 कैरी चला गया, तो 5, 5 में से 3 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, और कुल मिलाकर 1 पॉइंट था तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, आंसर हो गया 128.6, दैट इज ऑप्शन डी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले केस में समझी थी और जो पिछले केस में परसेंटेज समझी थी, दोनों का रिलेशन चाहिए था जल्दी से, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि पार्टीशन पर जाना होता है। आप यहाँ पर देखो, ऑल दो आंसर हम लोगों ने समझ लिया, अब हम इसको सोल्व करने के और तरीके समझ लेते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का बेसिक कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है ना, तो आप बेसिक कैलकुलेशन पर बने रहो बच्चों। देखो 27 इंटू 1 27, 7 आ गया, 2 कैरी, 27 इंटू 5 135, और जो 2 कैरी हुआ था 137। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट क्यों लगा दिया वो समझे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है डिनोमीटर में 2 बार 0 पड़ा होना, यानी कि 100 पड़ा होना। तो 1 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 पॉइंट हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया 137.7। चलिए, क्लियर है। अच्छा, इसका और भी अप्रोच हो सकती है, क्या हो सकती है वो समझो। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि वो 0 और परसेंटेज को इंटरचेंज कर ले, तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा 51% ऑफ 270। वो भी एक आसान तरीका है। 51% ऑफ 270 में क्या करेंगे, 50%, इसका 50% होगा आधा 135, और 1% होना चाहिए 2.7। तो फाइनल आंसर फिर से 137.7। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से 27% ऑफ 510 निकालना था, उसके मैंने आपको 3 अप्रोच बता दी। तो अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों को जो आसान लगे, टेबल्स अच्छे हैं तो आप लोग सेकंड कैलकुलेशन पर बने रह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ध्यान में रहेगी तो थर्ड बेस्ट है, ऐसा कुछ। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए, अच्छा मेरे डिवाइस की थोड़ी सी बैटरी डाउन जा रही है बच्चों, तो आप लोग एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो इतना मैं फोन को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। अच्छा, इसको तो रहने दो, इसके लिए छोटी सी प्रॉपर्टी समझी हम लोगों ने अभी। आप लोग चलिए आ जाओ, यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ 11 क्यूब is subtracted from 46k, what will be the remainder? ठीक है, चलिए, कि अगर हम लोग 11 के क्यूब को 46 के स्क्वायर में से घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, बेसिकली 46 का स्क्वायर -11। और मैंने आपको बताया था कि स्केयर्स हम लोगों ने निकालने सीखे थे, और क्यूब की रेंज आपको बताई थी कि 15 तक आपको याद करने की, ठीक है। तो 46 का स्केयर निकालने के 2 तरीके देखे थे हम लोगों ने, एक एबी मेथड देखा था, और एक दूसरा हम लोगों ने समझा था यहाँ पर बेस वैल्यू। मैं दोनों से ही आपको बता देता हूँ। देखो एबी मेथड में क्या समझा था, 46 है तो यहाँ पर 46 का स्केयर निकालना है। ये 4 का स्केयर 16, ये 6 का स्केयर 36, 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48। तो यहाँ से 6 आएगा बच्चों, 3 विल बी कैरी, तो ये 51 बन जाएगा, 51 का 1 और 5 कैरी, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। तो 46 का स्केयर होता है 2116। एक तरीका ये था, और एक हम लोगों ने डायरेक्ट समझा था किसमें, आपके बेस मेथड में, और वो बहुत आसान था, पर उसके लिए कुछ याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि बेस 50 में हम लोग 25 प्लस माइनस करते हैं, जो भी करते हैं, है ना। अब 46 का स्केयर निकालना है, 50 से कितना कम है, 4 कम है, पर ये जो 4 घटाए जाएंगे किस में से घटाए जाएंगे बच्चों, 25 में से। तो 25 में से 4 गए तो कितना आ गया 21, और 4 का स्केयर 16। तो अगर बेस मेथड याद था तो आप लोग डायरेक्ट इसको बिना बन के बना सकते हैं, दैट इज 2116। और माइनस करना है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1331। ये आपको याद रखना है, 15 तक आपको क्यूब याद करना है, ठीक है।
बोल तो क्यूब निकालने का तरीका होता है, पर हमारे पास बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। अगर आगे पढ़ेगी तो हम लोग सीख लेंगे उसको। तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली 2116 में से 1331 घटाना। तो चलो देखो, 6 - 1, 6 - 1 कितना होता है 5, तो यूनिट प्लेस पर 5 बनना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया है बी। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों को बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग करने के लिए डालता है कि जब बच्चे को प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर है, वो बहुत सारा टाइम यहाँ पर सेव कर सकता है। अब देखो क्यों, अगर हम लोग ये ऑप्शन पहले ही पढ़ लेते और हमें समझ में आ जाता कि सर यूनिट प्लेस सभी का अलग है, तो फिर हमें इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। हमें 46 का स्क्वायर या 11 का क्यूब ऐसा कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारा क्वेश्चन है 46 का स्क्वायर माइनस 11 का क्यूब। हमें पता है हम 46 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6, पीछे 6 आना चाहिए, और 11 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1, पीछे 1 आना चाहिए, तो 6 - 1 5। तो जो भी हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों, उसके पीछे 5 होना चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन है, अगर एक ही ऑप्शन है नंबर एंड विद 5, तो हमें फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो फिर जो इससे पहले हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन किया वो हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छा बीच में मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन छुड़वाए थे, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन छुड़वाया गया है और ये है रूट का क्वेश्चन, टाइप पूरा नहीं होता है। चलो, तो अब हम लोगों को यहां पर सिंप्लीफिकेशन में एक और पार्ट समझना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट क्या है और कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और पूछने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारा समझिए। देखो, मान लीजिए मैं आपको बोलूं भाई 4 का स्क्वायर निकालो, अब बोलोगे कि सर 16 होता है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाए, मैं पूछूं कि 16 किसका स्क्वायर है, अभी हम थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस को छोड़ते हैं, आगे समझेंगे उस पॉइंट को सर्ट्स में। अगर मैं पूछूं कि 16 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि सर 16 4 का स्क्वायर है ना। पर यहां पर तो मैं आपसे बोल करके पूछ पा रहा हूं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में तो एग्जामिनर बोलकर नहीं पूछ पाएगा, तो या तो वो लिख कर और या फिर आप लोगों को किसी सिंबल के थ्रू पूछेगा। अब देखो कैसे, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये बात पूछने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा। यहां पर ऐसा बोला जा सकता है, इस सिंबल को यूज किया जा सकता है, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। अगर यहां पर मैं 3 लिख दूंगा तो ये सिंबल बन जाएगा क्यूब रूट का। क्यूब रूट का मतलब कि ये किसका क्यूब है। अभी ऐसा क्यूब का नहीं पूछा जा रहा है, तो स्क्वायर का ही पूछा जा रहा है। तो एक तरीका ये होता है, एक डायरेक्ट तरीका होता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16, एक तरीका ये हो सकता है ना। एक तरीका हो सकता है पूछने का बच्चों कि 16 raised to power 1/2, ये भी स्क्वायर रूट पूछने का एक तरीका हो सकता है। और एक तरीका हो सकता है कि x square is equal to 16, फाइंड x। ये सारे ही तरीके आप लोगों से स्क्वायर रूट पूछने के हो सकते हैं, जिसमें से एग्जामिनर ने हमारे पास इस क्वेश्चन में पहला पूछा। ठीक, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये समझा कि स्क्वायर रूट को पूछने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे हम लोग जल्दी से। चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, √3136 माइनस √1764 इज इक्वल टू, वो किसके रूट के बराबर होगा, है ना। चलिए, अब हम लोग यहां पर रूट निकालना सीखते हैं। सिर्फ पहले पार्ट की बात करते हैं, 3136 ये किसका रूट है, ये हमें जानना है। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हो गया है, मैं इससे पहले आपको पास एक बेसिक एग्जांपल डाल लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे इस वाले एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों, मैं आप लोगों से पूछ लूं 1681 किसका स्क्वायर है ना? अब 1681 किसका स्क्वायर है, पहले हम लोग इसको बेसिक के साथ समझना शुरू करते हैं, कॉमन सेंस के साथ, फिर यहाँ पर एक बढ़िया सा मेथड हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखो, एक रफली आइडिया लगाते हैं भाई, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से तो बहुत बड़ा है। 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 400, उससे भी बड़ा है। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, उससे भी बड़ा है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, उससे भी बड़ा है। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 2500 से तो छोटा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो इसका आंसर होगा वो 40 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए, है ना। अब 40 और 50 के बीच में हमारे पास एक वैल्यू आती है 45,
ठीक है। हम 45 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। देखो 45 का स्क्वायर होता है 2025, है ना। इसको थोड़ी देर में समझेंगे, आगे जब जरूरत पड़ेगी नंबर 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये बन जाता है 2025 बच्चों। अब ये उससे भी छोटा है, तो हमारी बात कंफर्म होगी कि आंसर जो है 40 से 45 के बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक। अब जो बाकी कहानी है वो दो तरीके से बनाई जा सकती है, या तो हम सारी वैल्यूज का स्क्वायर निकाल कर देखें, इतना समय एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है, या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। वो स्मार्ट वर्क क्या है कि इसका यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस क्या है, दैट इज 1। अब आप देखो कि 40 से 45 के बीच में किसका स्क्वायर करने पर पीछे एक आएगा। देखो अगर मैं 41 का स्क्वायर करता हूं तो पीछे एक आएगा, 42 का स्क्वायर करता हूं तो पीछे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 43 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं बच्चों, 3 का स्क्वायर पीछे 9 आना चाहिए, 44 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 4 के हिसाब से पीछे 6 आना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास इसमें से क्या रिक्वायरमेंट है, 1, तो 1 किसका है, 41। तो जो 1681 है ये 41 का स्क्वायर होता है। ठीक। ये हम लोगों ने प्योरली कॉमन सेंस की बात की है, पर एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता, तो हमें इसके लिए एक बढ़िया सा मेथड समझना है। वो मेथड समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि फाइंड्स रूट ऑफ 1681। चलो देखो 1681 है, तो सबसे पहले आप लोगों ने, हम लोग इसको स्टेप वाइज समझने जा रहे हैं। पहले स्टेप में आप लोगों ने लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ देना है। लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना है, तो लास्ट के 2 डिजिट है क्या बच्चे अपने पास, 81। तो हमने 81 को छोड़ दिया, हमारे पास क्या बच गया, 16। तो हमने देखना है हम 16 किसके स्क्वायर के आसपास है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का। तो हमारा जो आंसर आएगा उसका 10th प्लेस अपना कंफर्म हो गया है, दैट इज 4। 10th प्लेस अगर वो 2 डिजिट का है तो उसका जो पहला यूनिट होगा वो 4 होगा, यानी कि वो 40 की लाइन में कहीं पर है। अब यूनिट प्लेस देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने देखना है कि 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है। देखो 1 हमेशा 2 स्क्वायर के एंड में आता है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर भी 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, और 9 का स्क्वायर भी क्या होता है, पीछे 1 आता है। तो हमारा जो आंसर हो सकता है वो 41 और 49, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब हमें 41 या 49 में से एक आंसर कंफर्म करना है। ठीक। एक बढ़िया सा तरीका देखो, 41 और 49 में से 2 तरीके यहां पर हो सकते हैं। मैं पहले तरीके की बात करता हूं, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा, 45। तो हम सबसे पहले 45 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं 45 के स्क्वायर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 45 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, ये नंबर एंडिंग विद 5 है, जैसा कि मैं पिछले एग्जांपल में आपको बता रहा था। और नंबर एंडिंग 5 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है वो देखो। आपने कभी भी नंबर एंडिंग 5 का स्क्वायर निकालना हो, मान लो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो पीछे 25 तो आएगा ही आएगा। 5 के लिए 25 आ गया, और जो 10th प्लेस है दैट इज 2। आप इसको इसके बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 3 से। तो 2 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 6। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। मान लो यहां पर बात की गई है 35 के स्क्वायर की, तो 35 के लिए देखो, हर नंबर ने 5 का स्क्वायर निकालते समय, कोई भी संख्या जो 5 पर खत्म होती है उसका स्क्वायर निकालते समय पीछे 25 तो आएगा ही आएगा। आगे जो वैल्यू है उसको उसके बड़े भाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि 3 को इसके सक्सेसिव 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 12। तो देखो यहां पर 45 है, 45 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे 25 तो आना ही चाहिए बच्चों, और 4 से बड़ा क्या होता है, 5। तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 45 का स्क्वायर होता है बच्चों 20-25। अब 45 का स्क्वायर अगर 20-25 है तो आप बताओ 1681, इसका जब रूट करेंगे 45 से बड़ा आंसर आना चाहिए कि छोटा आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब 45 का स्क्वायर 2025 है तो 1681 तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 41। एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग हमेशा इसके बीच की एक रेंज पकड़ लें, वो नंबर एंडिंग विद 5 होगा हमेशा हर केस में। हम उसका स्क्वायर निकालकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि पहला या दूसरा अपने पास आंसर बनने वाला है। ठीक है। हालांकि इसका एक स्मार्ट वे भी देखेंगे हम लोग। अब देखो क्या,
देखो 41 और 49 तक तो हम लोग आ ही गए थे। अब 40 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1600। और 50 का स्क्वायर कितना होना चाहिए बच्चों? 2500। अब ये वैल्यू 1600 के ज्यादा पास है कि 2500 के ज्यादा पास है? कोई जाहिर सी बात है, ये 1600 के पास है, तो अपना आंसर भी 40 के पास होना चाहिए, तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 41। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो नंबर एंड विद 5 वाला स्केल निकालकर या थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाकर दो आंसर्स में से एक आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए सेम तरीके से हम लोग अब ये जो अपने क्वेश्चन है इस पर वर्कआउट करते हैं। मैं फिर से एक बार इसको कंप्लीट कराता हूं स्टेप वाइज। 3136 रूट माइनस 1764 रूट will be equal to x root and we need to find x। चलिए, तो अभी हम लोगों ने रूट निकालना सीखा है। अब रूट कैसे निकालते हैं इसका जल्दी से एक बार फिर समझते हैं। देखो, सबसे पहले लास्ट के दो डिजिट छोड़ देते हैं, जो बच जाएगा उसकी बात करनी है। तो 36 छोड़ दिए तो क्या बच गया? 31। अब 31 से छोटा स्केल कौन सा जानते हैं हम लोग? 5 का। तो यहाँ या यहाँ 5 आना चाहिए। ठीक, तो पहले स्टेप में हम लोग 10th प्लेस फाइंड आउट करते थे, सेकंड केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों यूनिट प्लेस। 6 किसके स्क्वायर के एंड में आता है भाई? आइदर 4 और 6। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? पहले 10 स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर भी 36। तो दोनों की केस में यूनिट प्लेस 6 बनता है, तो इसका आंसर 54 या 56 में से एक होगा। तो जस्टिफाई करने के लिए इन दोनों के बीच में 55 निकाल लो। नंबर एंड विद 5 का स्क्वायर होता है 25 पीछे, और 5 को इसके सक्सेसिव यानी कि बड़े भाई से मल्टीप्लाई 6 से, दैट इज 3025। तो 55 का स्क्वायर 3025 है, 3136। ये तो बड़ी वैल्यू है ना बच्चों, तो 56 का स्क्वायर रहा होगा, तो इसके लिए यहां पर आ गया 56। आगे देखते हैं 1764। फिर से सेम अप्रोच, भाई लास्ट के दो डिजिट कवर किए तो कितना बच गया? 17। 17 से छोटा स्क्वायर कौन सा जानते हैं हम लोग? तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 पर 4 से स्टार्ट होना चाहिए। और यूनिट प्लेस की बात करते हैं 4। 4 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? आइदर 2 और 8। तो फाइनल आंसर है 42 या 48 में से एक, है ना। अब वो नंबर एंड में 5 वाला भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर लगाकर दिखा दिया। और वो जो कॉमन सेंस वाला था वो भी बात कर लेते हैं। देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1600। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। ये 1764 1600 के ज्यादा पास है कि 2500 के? भाई जाहिर सी बात है 1600 के पास है, तो इसका आंसर 40 के पास रहा होगा 42। तो ये बन गया 52 माइनस 42, ये कितना आना चाहिए? 14। और ये 14 किसके बराबर होना चाहिए? रूट एक्स के, यानी कि जो भी x की वैल्यू है उसका रूट कर 14 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 14 का स्क्वायर मुझे बता सकते हो। 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 196। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 196। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने की प्रॉपर्टी समझी। देख लेते हैं अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हो तो जल्दी से बनाते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। 225 का रूट माइनस 2304 रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 रेज टू पावर 2। तो 225 तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, यहां तक तो आपको याद ही करने हैं, ये 15 का स्क्वायर है। तो सेम वे में आप लोग 2304 इसको निकाल लेंगे। देखो फिर से क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट कवर किए तो 23। 23 से छोटा स्क्वायर होता है 4 का, तो आंसर 4 से स्टार्ट होगा, है ना। और पीछे है 4। 4 किसके एंड में आता है? 2 एंड 8। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 बच्चों। तो लास्ट में आएगा आइदर 2 और 8। तो आंसर 42 या 48 में से कुछ होना चाहिए। 40 का स्क्वायर 1600, 25 का स्क्वायर 2500। अब ये 2500 के ज्यादा पास है ना बच्चों, 2304। तो यहां पर कितना आएगा? 48। नहीं तो फिर वो 45 निकाल कर भी आप लोग कर सकते हो, तो बन गया 48 इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा कि 144 इधर आ जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 144 प्लस 15 169 माइनस 48 विच इज इक्वल टू, कहीं पर एरर है क्या? अच्छा ये प्लस है बच्चों, क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया, ठीक है। तो तीनों एडिशन के हो गए, 15 इधर है, 48 इधर है और 144 माइनस के इधर है, वो इधर आकर प्लस होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस से बना लो, 5 और 8 13, 13 और 4 17, तो पीछे 7 आना चाहिए। फाइनल आंसर विल बी 207।
अगर एक से ज्यादा जगह यूनिट के लिए 7 होगा तो हम लोग उसको पूरा ऐड कर देंगे। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों? तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में इतना ही पढ़ रहे हैं। आज सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने थोड़ा सा परसेंटेज का टाइप देखा, स्क्वायर रूट निकालने सीखे, बोर्ड मास को सीखा, और परसेंटेज में क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं आप लोग वो समझा, पार्टीशन मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या इनिशियली मल्टीप्लिकेशन के कुछ एक केसेस देखे। अभी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया जो हम मोस्ट लाइकली नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच। जसप्रीत जी, एनी डाउट बच्चे? Online students having any doubt from today's lecture, do let me know.